हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दी ट्रांसमिशन लाइन, और इनपुट इम्पीडेंस में हमने ये इक्वेशंस डिराइव कर ली थी। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पर यानी z इक्वल टू 0 डिस्टेंस पर वोल्टेज और करंट निकालता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से आती हैं, और उसमें से मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज वेव निकाल ली थी। सिमिलरली अगर मैंने L डिस्टेंस पर निकाला तो L डिस्टेंस पर इक्वेशंस को कुछ इस फॉर्म में लिख लिया, और उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैंने इक्वेशन नंबर 9 और 10 लास्ट टाइम पर डिराइव कर ली थी। अब मैं बोलूँ कि अगर मैं इनपुट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पर इनपुट इम्पीडेंस निकालना चाहता हूँ z इक्वल टू 0 पे, मैंने क्या करा, मैंने L इक्वल टू 0 रख दिया। फॉर एग्जाम्पल L इक्वल टू 0 रखा तो VS डिवाइड बाई IS। अब VS क्या है? VS है मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन का वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, ठीक है। एस Z डिस्टेंस पर अगर मैं वोल्टेज निकालता हूँ तो वो कितना होगा? दैट इज बेसिकली द वोल्टेज available at zero input at zero distance, that means zero distance पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का वोल्टेज और बैकवर्ड डायरेक्शन का वोल्टेज। तो ये दोनों को ऐड कर दूंगा मैं तो रिजल्टेंट वोल्टेज मुझे मिल जाएगा उस z डिस्टेंस पे। सिमिलरली वही चीज़ मैं करंट के लिए अप्लाई कर लूँ और फिर उन दोनों का रेशो निकालूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगा, ठीक। अब मैंने आपको ये बताया था कि इस फॉर्मूले को, चूंकि टाइम हमारा कम था लास्ट लेक्चर में, तो हमने ये बताया था कि ये पूरा आपको इनपुट इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन आपको ये मिलेगा, ठीक। लेकिन ये कैसे मिलेगा इसको डिराइव कर लेते हैं। तो 2 मिनट लगेंगे डिराइव करने में, आप साथ के साथ नोट करते रहना, और कोई चीज़ कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैंने ये बोला आपको कि जो मेरा इनपुट इम्पीडेंस है Z इन, वो क्या है? वो है VS एज अ फंक्शन ऑफ Z डिवाइड बाई IS एज अ फंक्शन ऑफ Z, ठीक है। नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा V है वो V0 प्लस और V0 माइनस का एडिशन है। सिमिलरली जो करंट है वो I0 प्लस I0 माइनस का एडिशन है। तो इस V0 प्लस और V0 माइनस को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और I0 वाले को मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ कि दैट इज बेसिकली V0 प्लस डिवाइड बाई Z0 प्लस माइनस V0 माइनस डिवाइड बाई Z0, ठीक है। अब यहाँ से Z0 कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से, Z0 टाइम्स V0 प्लस V0 माइनस डिवाइड बाई V0 प्लस माइनस V0 माइनस, ठीक है। ये मेरा इनपुट इम्पीडेंस आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर V0 प्लस और V0 माइनस की अलग अलग वैल्यूज है ना। मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 9 और 10 को इस्तेमाल करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। ये मैंने अभी इक्वेशन बनाई है, ये वाली रेड वाली, और इसमें V0 प्लस और V0 माइनस की ये वाली वैल्यूज रिस्पेक्टिवली यहाँ पर रख दूंगा। और फिर अगर मुझे ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पर निकालना है तो L इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मेरे को किसी भी डिस्टेंस पर निकालना है, सपोज 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर बाद कितना डिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना इनपुट इम्पीडेंस होगा, तो उस L की वैल्यू को करस्पॉन्डिंगली मैं यहाँ पर रख करके अपना एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, अपना इनपुट इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ। तो इन 9 और 10 इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में Z0 इंटू V0 प्लस V0 माइनस डिवाइड बाई V0 प्लस माइनस V0 माइनस उस इक्वेशन में रख करके सॉल्व करूंगा तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे मिलेगा। V0 प्लस कितना था, मैं पहले लिख लेता हूं। V0 प्लस जो था मेरा वो था VL माइनस Z0 IL e की पावर गामा L, ठीक है। V0 VL प्लस Z0 IL e की पावर गामा L और हाफ, और V0 माइनस कितना था, V0 माइनस था 1/2, यहाँ पर माइनस था, बाकी सब तो सेम ही था शायद। VL माइनस Z0 IL e की पावर माइनस गामा L, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस मैं अपने इस इनपुट की इक्वेशन में रख दूंगा और फिर उसको सॉल्व कर लूंगा। तो दिस ZIN विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Z0 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाहर ले लिया मैंने। V0 प्लस और V0 माइनस को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 है, तो ऐड करने पे 1/2 और सब्ट्रैक्ट करने 1/2 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो मैं उसको ले ही नहीं रहा। मैं क्या ले रहा हूँ, केवल और केवल ये चीज ले रहा हूँ, VL प्लस Z0
आई एल ई की पावर गामा एल, ठीक है, प्लस वी नॉट सॉरी वी एल माइनस जेड नॉट आई एल ई की पावर माइनस गामा एल। ये तो हो गया वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस, और अब मैं नीचे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही सेम चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वी एल प्लस जेड नॉट आई एल ई की पावर गामा एल माइनस वी एल माइनस जेड नॉट आई एल ई की पावर गामा एल। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पूरी इक्वेशन में देखो यहाँ आई एल आ रहा है साथ में जेड नॉट, है ना, और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में आई एल से डिवाइड कर दूं ऊपर भी नीचे भी तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं। तो मैंने क्या करा, मैंने आई नॉट से डिवाइड कर लिया, आई नॉट कॉमन ले लिया बेसिकली, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वी एल डिवाइड बाई आई एल, है ना, प्लस जेड नॉट ई की पावर गामा एल प्लस वी एल डिवाइड बाई आई एल माइनस जेड नॉट इंटू ई की पावर माइनस गामा डिवाइड बाई, मुझे नीचे क्या मिलेगा, मुझे नीचे यही सेम चीज मैंने कॉमन ले ली आई एल, तो वी एल डिवाइड बाई आई एल प्लस जेड नॉट ई की पावर गामा एल माइनस वी एल डिवाइड बाई आई एल माइनस जेड नॉट ई की पावर माइनस गामा एल। ये चीजें मेरे को मिल गई। नाउ वी एल डिवाइड बाई आई एल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लोड इम्पीडेंस। कैसे देख लेते हैं, ये जो हमने फिगर बनाया था, इस फिगर में जो आउटपुट पर करंट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, आई एल आ रही थी, और आउटपुट पर वोल्टेज कितना था, जेड वी एल था। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा वी एल और आई एल को, तो क्या मिल जाएगा, मुझे लोड इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने वी एल डिवाइड बाई आई एल को क्या लिख दिया, जेड एल लिख लिया। तो अगर मैं जेड एल लिखूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट, जेड नॉट तो है ही, ये हो जाएगा जेड एल प्लस जेड नॉट ई की पावर गामा एल प्लस जेड एल माइनस जेड नॉट ई की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट ई की पावर गामा एल माइनस जेड एल माइनस जेड नॉट ई की पावर माइनस गामा एल। ठीक है, ये चीज मैं इस इक्वेशन को डिराइव कर लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने जेड एल प्लस जेड नॉट, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके जेड एल इंटू ई की पावर गामा एल, और देखो यहां पर जेड एल इंटू ई की पावर माइनस गामा एल। तो अगर मैं जेड एल कॉमन ले लूं, जेड नॉट, ठीक है, अगर मैं जेड एल कॉमन ले लूं तो एक तो बचेगा ई की पावर गामा एल और एक बचेगा ये वाला ई की पावर माइनस गामा एल, तो ई की पावर माइनस गामा एल। ठीक है, प्लस अगर मैं यहां पर जेड नॉट कॉमन ले लूं तो एक बचेगा ई की पावर गामा एल और एक बचेगा माइनस का ई की पावर माइनस गामा एल। ठीक है, डिवाइड बाई यही सेम चीज मैं नीचे भी कर दूंगा, तो जेड एल ये बचेगा ई की पावर गामा एल माइनस ई की पावर माइनस गामा एल प्लस जेड नॉट ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल, है ना। देखो ये वाला प्लस तो ऐसे ही आएगा और यहाँ माइनस इस वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ गया, बाकी सारी चीजें सेम है। ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, है ना, तो ये बन जाएगा tan h गामा एल। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, मैं इस वाले टर्म से डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक, तो ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला जेड नॉट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, जेड एल तो ऐसे है ही, ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, है ना, प्लस साथ में बचेगा जेड नॉट और ई की पावर
गामा एल माइनस ई की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल। ठीक है, डिवाइड बाई यही सेम चीज मैं नीचे करूंगा, तो यहां आ जाएगा जेड एल क्या ई की पावर गामा एल माइनस ई की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल प्लस जेड नॉट, और क्या बचेगा ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल। तो इससे ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या चीज बचेगी, केवल और केवल ये बचेगा जेड एल इंटू वन प्लस जेड नॉट इंटू ये और जेड एल इंटू ये प्लस जेड नॉट। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, जेड नॉट मैंने कांस्टेंट ले रखा है बाहर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बचा, अब बचा जेड एल प्लस जेड नॉट, है ना, और ये वाली टर्म बची, इसको बोल दिया हमने tan हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, डिवाइड बाई, अब ये z नॉट कांस्टेंट है तो z नॉट मैंने इधर ले लिया, पहले लिख लिया, और साथ में लिख लिया जेड एल इंटू टेन, अगला ये भी चीज, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, और ये क्या चीज है, tan हाइपरबोलिक गामा एल। तो ये मेरा इनपुट इंपीडेंस का एक्सप्रेशन बन गया। Input impedance for the transmission line is calculated using this expression। यहाँ पर tan hyperbolic gamma L क्या चीज है, hyperbolic gamma, that is e to the power gamma L minus e to the power minus gamma L divide by e to the power gamma L प्लस e to the power माइनस गामा L। इस पूरे को मैंने क्या बोला है, tan हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, tan हाइपरबोलिक गामा, और ये एक्सप्रेशन मैंने इसमें मिनिमाइज कर लिया। तो चीज समझ में आ गई कि मैंने उस एक्सप्रेशन को जो कल लिखा था, लास्ट लेक्चर में लिखा था, वो डिराइव कर लिया मैंने इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके, इन वैल्यूज की जगह रख करके मैं सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन फाइनली मेरा आया। और ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है इनपुट इंपीडेंस फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब ये इनपुट इंपीडेंस है, ये बेसिकली लॉसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। ठीक है, अगर मैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन बोलता, तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में आपको पता है क्या चीजें होती हैं, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में मेरा अल्फा इक्वल टू होता है जीरो। अल्फा इक्वल टू जीरो होता है तो गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, दैट मीन्स गामा विल बी जे बीटा। ठीक है, तो अगर मैं गामा इक्वल टू जे बीटा रख लूंगा, दैट मीन्स मेरा ये जो गामा है ये क्या हो जाएगा, जे बीटा एल हो जाएगा। ठीक है, तो tan हाइपरबोलिक गामा एल, है ना, और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर जे बीटा एल माइनस e टू द पावर माइनस जे बीटा एल डिवाइड बाई e टू द पावर जे बीटा एल प्लस e टू द पावर माइनस जे बीटा एल। और ये बेसिकली ये हाइपरबोलिक हट जाएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक तब आता है जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल नहीं होता e की पावर में। अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है तो ऑटोमेटिकली दिस एक्सप्रेशन will now be converted as tan j बीटा एल, सॉरी जे नहीं आएगा, tan बीटा एल। ठीक है, तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पे सीधा सीधा, और उस एक्सप्रेशन को लॉसलेस के लिए, लॉसलेस कंडीशन के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए मेरा जेड एन क्या हो जाएगा, जेड एन विल बी इक्वल्स टू जेड नॉट मल्टीप्लाई विद जेड एल प्लस जे जेड नॉट tan बीटा एल। ठीक है, जे मैंने बाहर ले लिया, tan हाइपरबोलिक जे बीटा एल, जे बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ में जेड नॉट प्लस जे जेड एल tan बीटा एल। तो ये मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर मैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करता हूं तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये चीज हो गई, दिस इज फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और लॉसी के लिए ये एक्सप्रेशन है मेरा, ये मेरा लॉसी के लिए है, ये वाला मेरा लॉसलेस के लिए है। क्लियर हो गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ।
यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इनपुट इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पर निकालूं, जेड इन एट इनपुट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे L इक्वल टू क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो L इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, जेड इन इक्वल्स टू जेड नॉट, क्या बचेगा, जेड एल प्लस जेड नॉट टेन एच गामा एल डिवाइड बाई जेड नॉट प्लस जेड एल टेन एच गामा एल। ना टेन एच गामा एल क्या लिखा था मैंने, टेन एच गामा एल लिखा था मैंने ई की पावर गामा एल माइनस ई की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल। एल इक्वल टू रख दो 0, एल इक्वल टू रखोगे 0 तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 0 रखोगे देन दिस विल बिकम 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, जल्दी बोलो, 1 माइनस ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, तो दिस विल बी 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 0 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 2। तो ये चीज और ये चीज हो जाएगी कितनी, 0। जब ये चीज 0 हो जाएगी दैट मीन्स z नॉट इंटू जेड एल प्लस 0 डिवाइड बाई जेड नॉट इंटू प्लस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा z नॉट इंटू जेड एल डिवाइड बाई जेड नॉट, जेड नॉट से जेड नॉट कट जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस आएगा लोड इम्पीडेंस के बराबर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। जब मैं इनपुट इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेंस निकालता हूं, कब, जब L इक्वल टू 0 है। जब L इक्वल टू 0 है तो मेरा इनपुट इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का कितना होता है, वो हो जाता है ZL के बराबर। ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 2 मिनट रुको फिर और बताता हूं कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं लोड पर, कि अगर मैंने इसकी वैल्यू हो गई 1, फॉर एग्जांपल टेन हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, व्हेन टेन हाइपरबोलिक गामा एल इक्वल्स टू 1, हो सकता है 1, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड एल, अगर मेरा टेन हाइपरबोलिक गामा एल इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है, देन इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस विल बी जेड नॉट, जेड एल प्लस जेड नॉट डिवाइड बाई जेड एल माइनस जेड नॉट। ठीक है, अगर टेन हाइपरबोलिक गामा एल मेरा -1 हो गया, ठीक है, इफ देन जेड इन मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज जेड नॉट जेड एल प्लस जेड नॉट, नीचे तो जेड नॉट प्लस जेड एल ही है ना, जेड नॉट प्लस जेड एल, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, जेड नॉट के बराबर आ जाएगा। मतलब इस केस में जेड एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड नॉट ही हो जाएगी, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1 हो जाता है तो। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट, तो ये मेरा इनपुट इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 केसेस हैं जब मैं बात करता हूं कि अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पर इनपुट इम्पीडेंस निकालना चाहूं, वो ये है, अगर मेरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ये जो टेन हाइपरबोलिक गामा एल इसकी वैल्यू 1 हो गई, देन this input impedance will be equals to the characteristic impedance of the transmission line, and in that case when the tan hyperbolic gamma L is -1, and that means this input impedance is Z naught times ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये केसेस जरूरी नहीं है कि हो या ना हो, बट ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो या -1 हो तो आप इसके एक्सप्रेशन को कैसे निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू को सीधे ध्यान रखना है और उसके बाद इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करते चले जाना है, व्हेन यू विल कैलकुलेट दैट Zn इक्वल्स टू Z नॉट और Zn इक्वल्स टू दिस और Zn इक्वल्स टू ZL फॉर दिस पर्टिकुलर केसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस Zn इक्वल्स टू ZL? नाउ सी, अगर मैं बोलूं, मैंने अभी सर्किट जो बनाया था, इस सर्किट, ये जो सर्किट था कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। नाउ दिस सर्किट सेज दैट
व्हेन z इक्वल्स टू 0, व्हेन z इक्वल्स टू 0, ठीक है, जब मैं इनपुट पर ट्रांसमिशन लाइन की बात करता हूं, क्या मतलब है, मेरा सारा का सारा वोल्टेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में मेरा इनपुट इंपीडेंस क्या है, दैट इनपुट इंपीडेंस इज नथिंग बट द लोड इंपीडेंस। मैं इस पूरे केस को, इस पूरे सर्किट को एक छोटे सर्किट में वेरीफाई कर सकता हूं, बना सकता हूं, और वो क्या होगा, वो होगा मेरा सोर्स जनरेटर, है ना, उसके बाद मेरा उस जनरेटर का लोड इंपीडेंस, और उसके बाद मेरा एक इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इनपुट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो दिस विल बी Z in, दिस विल बी ZG एंड दिस विल बी VG, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी मेरी आउटपुट वोल्टेज VO, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं ये वाली VO, ये जो VO है ये VO, और इस बाकी पूरे नेटवर्क को, इस पूरे नेटवर्क को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने इनपुट इंपीडेंस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अननेसेसरी मुझे इस लोड इंपीडेंस और इस इनपुट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन या उसकी लेंथ कितनी है, इन सारे पैरामीटर की कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने नेटवर्क को, इस पूरे नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर लिया, किसमें, इस नेटवर्क में सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे केवल दो ही चीजें हैं, एक जनरेटर का इनपुट, जनरेटर का इंपीडेंस, और एक इनपुट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क का यहां से इनपुट इंपीडेंस कितना है, दैट इज ZIN। नाउ अगर मैं इनपुट इंपीडेंस ऑफ द ZIN की बात करता हूं, तो जब मेरा गामा L इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, सॉरी L इक्वल्स टू 0 है, L इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस e की पावर 0 है, e की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो इन दैट केस मेरा जो इनपुट इंपीडेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, लोड इंपीडेंस के बराबर आ रहा था। क्या मतलब है कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एंड, मैं यहाँ से यहाँ से इसको चेक कर रहा हूँ, तो मैं अपने ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को कंसीडर करूंगा यहाँ से, ठीक है। और मेरी लॉन्गेस्ट लाइन होगी जब मैं ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट साइड पर होऊंगा, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली दी L। तो ये डिस्टेंस L मैं यहाँ कंसीडर करूंगा और 0 में यहाँ कंसीडर करूंगा, बिकॉज जो डिस्टेंस है हमेशा वो कहाँ से मेजर करी जा रही है, द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द लोड रेजिस्टेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो डिस्टेंस है, we have always considering the transmission line length from the load impedance। that is why we are saying कि मेरा जो इनपुट इंपीडेंस आ रहा है 0 डिस्टेंस पे, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरा ZL, लोड इंपीडेंस के बराबर, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं लोड इंपीडेंस जिधर लगा है, लोड एंड जो है, वहां से अपनी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर हो गया, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। यस सर। उसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, है ना। अब हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है उसकी स्टडी कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कैसे निकालेंगे। और जैसे हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो वहाँ निकाला ही था जब हमने वेव रिफ्लेक्शन की बात करी थी। ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दो टाइप के होते हैं, एक वोल्टेज के लिए, एक करंट के लिए, है ना। एक वोल्टेज के लिए और दूसरा करंट के लिए। अब निकालते कैसे हैं, सिमिलर तरीका है, ये गामा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं गामा से, और L डिस्टेंस पर हमें निकालना है, दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड पार्ट। कितना है रिफ्लेक्टेड पार्ट, V0 माइनस e की पावर गामा L डिवाइड बाई इनपुट पार्ट कितना था, फॉरवर्ड वाला, V0 प्लस e की पावर माइनस गामा L, ठीक है। तो अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर V0 प्लस और V0 माइनस और V0 प्लस रखूंगा। अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट करंट के लिए बात कर रहा होता तो क्या होता, यही सेम रहता, बट चूंकि V0 माइनस जो है वो I0 से रिप्लेस होती है और I0 माइनस हो जाता है माइनस का I0 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि I0 देखो, अगर मैं इसको ये तो हो गया वोल्टेज वाले के लिए, अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट करंट वाले के लिए बात करता तो वो कितना होता, वो होता I0 माइनस e की पावर गामा L डिवाइड बाई I0 प्लस e की पावर माइनस गामा L, है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, इसको लिख लूँ, ये है मेरा V0 माइनस डिवाइड बाई Z0 इंटू e की पावर गामा L विद अ नेगेटिव साइन डिवाइड बाई
वी नॉट प्लस डिवाइड बाई जेड नॉट इंटू ई की पावर माइनस गामा एल। जेड नॉट से जेड नॉट कट गया, क्या बचा? ये बचा माइनस का वी नॉट माइनस डिवाइड बाई वी नॉट प्लस इंटू ई की पावर गामा एल डिवाइड बाई ई की पावर माइनस गामा एल। और ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई? दिस इज बेसिकली गामा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस गामा एल। तो अगर मैं करंट के लिए बात करता हूं तो करंट के लिए जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव साइन ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दैट इज कैलकुलेटेड फॉर वोल्टेज केस। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ या ना? यस सर। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन की वैल्यू रख लोगे, इस इक्वेशन की वैल्यू रख लोगे तो v नॉट माइनस कितना था? v नॉट माइनस अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले v नॉट माइनस हमने लिखा था। v नॉट माइनस कितना था? v नॉट माइनस था हाफ वी एल माइनस जेड नॉट आई एल ई की पावर माइनस गामा एल, है ना? इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं अपने पुराने वाली नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें रख दूंगा तो मैं उस एक्सप्रेशन में वैल्यू आइडेंटिफाई कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इस वाली इक्वेशन में वी नॉट माइनस और वी नॉट प्लस की वैल्यूज रख दो तो आपको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, करके देखें कितना मिलेगा? बोलो जल्दी बोलो। वी नॉट माइनस कितना है? चलो कर लेते हैं, बोलो मत। ठीक है, गामा एल इक्वल्स टू व्हाट? वी नॉट माइनस कितना है? वी नॉट माइनस है हाफ ऑफ वी एल माइनस जेड नॉट आई एल इंटू ई की पावर माइनस गामा एल, और साथ में मल्टीप्लाई कर दूं किसकी? ई की पावर गामा एल से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ई की पावर गामा एल से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, डिवाइड बाई नीचे क्या था? नीचे था वी नॉट प्लस, उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है वी एल प्लस जेड नॉट आई एल ई की पावर माइनस गामा सॉरी प्लस गामा एल मल्टीप्लाई विद ई की पावर माइनस गामा एल। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, है ना? और साथ में 1/2 भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? वी एल माइनस जेड नॉट आई एल डिवाइड बाई वी एल प्लस जेड नॉट आई एल। और अगेन अगर मैंने आई एल कॉमन ले लिया तो ये बचा वी एल डिवाइड बाई आई एल माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई वी एल डिवाइड बाई आई एल प्लस जेड नॉट। और इसको क्या बोल दिया मैंने? वी एल और आई एल को जेड एल। तो मैं यहां से जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट रख सकता हूं। और मुझे गामा एल की वैल्यू कितनी आ गई? गामा एल की वैल्यू मुझे कितनी मिली? गामा एल यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना मिला? जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट। ये चीज क्लियर हो गई? वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना आया? दैट इज जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड नॉट। क्लियर हो गया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। यस सर। सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया यस सर। सब लोगों को? वेरी गुड। नाउ अगर मैं इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से स्टैंडिंग वेव रेशियो, एक पैरामीटर है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो एक टर्म होती है स्टैंडिंग वेव रेशियो, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको SWR, स्टैंडिंग वेव रेशियो। और स्टैंडिंग वेव रेशियो अगर हम वोल्टेज के केस में निकालते हैं तो उसको बोला जाता है VSWR। In most of the times, in most of the cases, we will calculate the SWR in terms of voltage. So directly, indirectly, we are calculating voltage standing wave ratio VSWR. ठीक है? And this is basically what? This is the ratio of the maximum. It is denoted by S, and it is the ratio of the maximum voltage to the minimum voltage. ठीक, अब आप मुझे बताओ, या अगर मैं करंट की बात करूं तो इसको बोलते हैं आई मैक्स ओवर आई मिन। ठीक है, अब अगर आपको ऊपर वाली इक्वेशन याद हो तो आई नॉट प्लस प्लस आई नॉट माइनस, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी
और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, दोनों सेम होंगी, तो ये मिनिमम होगी। तो अगर मैं आई मैक्स देखूं, बेसिकली है क्या, अगर एक पूरी वेव सपोज ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ऐसे ट्रेवल कर रही है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो वेव सपोज यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, वो वेव कुछ ऐसे आई, तो अगर मैं इन दोनों को रिजल्टेंट ऐड कर दूं, है ना, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो सपोज ये वेव मेरे को कुछ ऐसी मिली रिजल्ट ऐड करने के बाद, ठीक। तो इस पूरी वेव का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू, सपोज ये पीक मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू होगी ये वाली पीक, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो रिजल्टेंट वेव एक्चुअल में ये ना हो करके वेव एक्चुअल में इतने एम्पलीट्यूड की ट्रेवल कर रही है उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन में, ये एज्यूम करा जाएगा, क्योंकि ये वाली वेव थी फॉरवर्ड गोइंग, ठीक है, और ये वाली जो वेव आई है ये आ रही है बैकवर्ड गोइंग, रिफ्लेक्टेड वेव ये आ रही है V नॉट माइनस। तो अगर मैं उन दोनों वेव्स को ऐड कर दूंगा तो सपोज रिजल्टेंट वेव ये आई, तो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ V मैक्स, और ये इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड हुआ V मिन, ठीक है, ये वाली वैल्यू V मैक्स हो गई हम सॉरी, और ये वाली वैल्यू हो गई V मिन। तो इस V मैक्स और V मिन से या I मैक्स और I मिन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्टैंडिंग वेव रेशियो निकाल सकता हूँ, and that is logically connected with this reflection coefficient by this expression 1 plus mod gamma L divided by 1 minus mod gamma L, ठीक है, this is basically the standing wave ratio and that is also equal to 1 plus mod gamma L divided by 1 minus mod gamma L, ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। यस सर। तो इस स्टैंडिंग वेव रेशियो से हम क्या निकालते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरा मैक्सिमम वैल्यू सपोज 1 है और मिनिमम वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या होगा, V max यानी 1 डिवाइड बाई V min यानी 0, इन दैट केस दिस S कैन बी इक्वल्स टू इंफिनिटी, दैट मीन्स वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। माइनस से करा ना भाई, तो जब तक कोई फायदा ही नहीं है मुझे करा लो, माइनस से करा, वे लेक्चर के बाद बात करें, लेक्चर के बाद बात करें, ठीक। तो S इक्वल्स टू कितना है, 1 डिवाइड बाई 0 यानी इन्फिनिटी। अगर मेरा V min कितना हो गया, 0 हो गया, मिनिमम वोल्टेज 0, उस रिजल्टेंट वेव की आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिजल्टेंट वेव की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अगर मेरा मिनिमम वैल्यू 0 हो गया देन द स्टैंडिंग वेव रेशियो इज बिकम्स इंफिनिटी, दैट मीन्स मेरा स्टैंडिंग वेव रेशियो मैक्सिमम होगा अगर मेरा 0 होगा मिनिमम वोल्टेज या मिनिमम करंट, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि मेरा गामा L की वैल्यू हो गई सपोज 0, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, गामा L इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब गामा मेरा क्या होगा, गामा मेरा होगा 1, यानी अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब सारी की सारी वेव आगे ट्रैवल कर ही नहीं रही है, सारी की सारी वेव जो है वो मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है पूरी की पूरी वेव, ठीक। और अगर मेरा गामा 0 है, अगर मेरा गामा 0 है देन S विल बिकम 1 माइनस 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना होगा, 1। सो मेरा मिनिमम स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना है, 1। मेरा स्टैंडिंग वेव रेशियो कभी भी 1 से कम हो ही नहीं सकता और मेरा स्टैंडिंग वेव रेशियो इन्फिनिटी तक जा सकता है इन दोनों एक्सप्रेशन से। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं गामा एल की वैल्यू देखूं तो गामा एल की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है। गामा एल कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1 and S can range from इक्वल टू नहीं आएगा इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। तो ये चीज मैं इन दोनों एक्सप्रेशन से देख सकता हूं। नाउ इसका मतलब क्या है, अगर मेरा गामा एल इक्वल टू 1 है या एस इक्वल टू इन्फिनिटी है, क्या मतलब है इसका। अगर मेरे पास एक वेव है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसी है, ठीक है,
जो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव हुई, ये मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली वेव हो गई। रिफ्लेक्टेड वेव सपोज मैंने रेड कलर से बना रखी है या ग्रीन से बना लेते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज हियर, दिस इज द केस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। अगर आप इस केस को देखो ध्यान से तो ये केस आपको क्या बताता है, ये केस आपको बता रहा है कि मेरी एग्जैक्टली कोई वेव ट्रांसमिट हो ही नहीं रही, मेरी वेव इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, द वेव विच वॉज सपोज टू ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, और वो पूरी की पूरी वेव ग्रीन वाली वेव से, ग्रीन वाली वेव की फॉर्म में वापस आ गई। और अगर मैं इस केस में देखूं तो इस केस में जितना मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ब्लैक वाली वेव का, उतना ही मेरा मिनिमम एम्पलीट्यूड है ग्रीन वाली वेव का इसके मैक्सिमा पे, ठीक है। और जितना मेरा ग्रीन पर मैक्सिमा है उसी टाइम पे उतना ही मेरा ब्लैक पर मिनिमा है, यानी रिजल्टेंट वेव मुझे क्या मिलेगा थ्रू आउट दिस। अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरा +1, यहाँ पर -1 0 वोल्ट, यहाँ पर +1/2, यहाँ पर -1/2 0 वोल्ट, यहाँ पर +0.25, यहाँ -0.25 0 वोल्ट। दैट मीन्स इन रिजल्ट व्हाट आई एम गेटिंग अ 0 वोल्टेज सिग्नल थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को एक 0 वोल्टेज वेव मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वेव है वो कुछ ये है, और रिवर्स डायरेक्शन में जो मेरा V0+ है और V0- है, ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड और ऑपोजिट फेज की वेव्स हैं, और V0+ प्लस V0- इसे मिलाकर के मेरा क्या बनता है, V बनता है एज अ फंक्शन ऑफ Z, ठीक है, Vs एज अ फंक्शन ऑफ Z। और वो चीज क्या हो जा रही है, वो चीज हो जा रही है 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। आई एम गेटिंग थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन 0 से लेकर के L डिस्टेंस तक मेरी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है मेरा, वो मेरा क्या है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो है मेरा इन्फिनिटी। पूरी की पूरी वेव मेरी स्टैंड कर रही है। इट इज नॉट सपोज टू ट्रेवल फ्रॉम द इनपुट साइड टू द लोड साइड। क्यों, क्योंकि इनपुट साइड से लेकर के लोड साइड के बीच में मेरी एग्जैक्टली वेव कितनी है, इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन कितना है, 0 वोल्ट। इसका मतलब नथिंग इज ट्रांसफरिंग टूवर्ड्स द लोड, लोड तक कुछ पहुंच नहीं रहा, लोड तक कुछ पहुंच नहीं रहा। इसका मतलब पूरी की पूरी वेव मेरी स्टैंड कर रही है विद इन द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में आगे कुछ नहीं जा रहा। अब देखो मैंने इनपुट दिया सपोज 5 वॉट की पावर, और आउटपुट पर मुझे मिल रहा है 0 वॉट ऑफ पावर। क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द स्टैंडिंग वेव रेशो। तो स्टैंडिंग वेव रेशो अगर ज्यादा है तो मेरे लिए यह बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर ज्यादा स्टैंडिंग वेव रेशो होगा तो ऑटोमेटिकली मैं, जितना ज्यादा स्टैंडिंग वेव रेशो होगा, मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि उतनी ही पोर्शन, उतना ही ज्यादा पोर्शन मेरे वेव का, मेरे वोल्टेज का, पावर का, वो लोड तक ट्रांसमिट नहीं हो रहा, पहुंच नहीं पा रहा। इसका मतलब भले ही मैं इनपुट पर कितनी ही पावर बढ़ा दूं, मैं सोच रहा हूं कि ये सारी पावर आउटपुट पर पहुंचनी चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच रही। क्यों, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है, सारी की सारी वेव रिफ्लेक्ट कर रही है। दैट मीन्स इनपुट साइड और लोड इम्पीडेंस आपस में मैच नहीं है। और जब हम देखते हैं, जब मेरे इनपुट इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस मैच नहीं होते हैं, दैट मीन्स मुझे वहां पर रिफ्लेक्शन मिलता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होती है। और अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। इसका मतलब आई वॉन्ट टू मिनिमाइज दिस गामा टू अलाउ द सिस्टम टू प्रोपेगेट मैक्सिमम पावर टुवर्ड्स द लोड, ठीक है। यानी इस S को मुझे जितना मिनिमम करना है उतना इफेक्टिव रहेगा, जितना मेरा गामा मिनिमम रहे उतना इफेक्टिव रहेगा। गामा की वैल्यू मेरी मिनिमम कब है, गामा की वैल्यू है मेरी मिनिमम 0। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं गामा की वैल्यू 0 लेता हूं, इसका मतलब नथिंग इज रिफ्लेक्टिंग बैक, ठीक है। एंड व्हेन गामा L इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट S इक्वल टू 1, यानी स्टैंडिंग वेव रेशो नहीं है। स्टैंडिंग वेव रेशो 1 है, इसका मतलब nothing is reflecting back. That means every single, every all amount of power is being transferred to the load. This is the very important parameter
and very important fundamental concept that is being asked by the in the examination. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता ही मिलता है। और इस S यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो और इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ना गामा, इनके ऊपर बेस्ड ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, या अभी दो चीजें रह रही हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक केस होता है शॉर्ट सर्किट का। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के केस में शॉर्ट सर्किट के केस में अगर मेरा इनपुट रेजिस्टेंस कब, जब मेरा लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ZL की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मेरा ZL इक्वल टू 0 हो गया तो शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा इनपुट इंपीडेंस जब मेरा लोड कितना है, 0 है। तो आप क्या करोगे, आप उस Zn वाले एक्सप्रेशन में जहां जहां भी ZL आ रहा है वहां क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। तो ऑटोमेटिकली जो भी एक्सप्रेशन आएगा Zn का वो क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। ठीक है, और उसको बोलते हैं शॉर्टेड लाइन, शॉर्ट सर्किटेड लाइन या शॉर्टेड लाइन। ठीक है, मैंने लाइन को शॉर्ट कर दिया, इनपुट पर मैंने कुछ दिया था। ठीक है, इनपुट का जनरेटर रेजिस्टेंस भी था और फिर कुछ ट्रांसमिशन लाइन थी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ट्रांसमिशन लाइन के दोनों साइड के पार्ट लगा दिए मैंने। आउटपुट पर लोड न लगा के मैंने क्या कर दिया, आउटपुट पर शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ZL कितना हो गया, 0 हो गया। ZL इक्वल टू 0 मतलब शॉर्टेड लाइन। ठीक, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। दूसरा होता है ओपन सर्किट या ओपन सर्किटेड लाइन, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट का जब इसको बोलते हैं ZOC, व्हेन ZIN at ZL equals to infinity। ZL equal to infinity मतलब ZL की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इन दोनों टर्मिनल को मैंने ओपन छोड़ दिया। ठीक है, ये ओपन है, अगर ये ओपन हो गए that means nothing is connected to the both end of the transmission line at the output side, उसको बोलते हैं ओपन सर्किटेड लाइन। ठीक, और तीसरा होता है मैच्ड लाइन, और उस मैच्ड लाइन के केस में हम ये बोलते हैं कि जो मेरा इनपुट इंपीडेंस है अगर वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर हो जाए तो ये केस बोला जाता है मैच्ड लाइन का केस। ठीक है, और इनपुट इंपीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के बराबर हैं ऑब्वियसली, तो ये ZL इक्वल टू Z0 बोल दो या Zin इक्वल्स टू Z0 बोल दो। ये तीनों चीजें बेसिकली मेरी क्या बोली जाती हैं, मैच्ड लाइन के केस में बोले जाते हैं। शॉर्ट सर्किट के केस में मेरा गामा L कितना होता है, -1। ठीक है, और स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक, ओपन सर्किट के केस में मेरा जो गामा L है वो कितना होता है, वो होता है 1, और S मेरा कितना है, इसके केस में भी S मेरा इन्फिनिटी ही है। ठीक, और मैच्ड लाइन के केस में मैं गामा L की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, वो आती है मेरी 0, और इस केस में मेरा स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना आता है, 1। ये तीनों पैरामीटर्स मैच्ड लाइन के लिए या ओपन सर्किटेड लाइन के लिए या शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान में रख करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर आप ये चीज रखोगे ऑटोमेटिकली ये तीनों चीजें, एक ये केस, एक ये केस और एक ये केस, तो ऑटोमेटिकली आप गामा की वैल्यू को या गामा L की वैल्यू को निकाल सकते हो, और गामा L आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली S आ जाएगा। अगर आपको S पता है तो S कितना है, 1 माइनस गामा L, 1 प्लस गामा L डिवाइड बाई 1 माइनस मॉड गामा L। ठीक है, तो ये वैल्यू आप रखोगे ऑटोमेटिकली, तो गामा L की वैल्यू अगर कितनी है, 0 है, गामा L की वैल्यू 0 है तो 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 यानी 1। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और अगर मेरा गामा L की वैल्यू -1 है तो -1 का मॉड कितना हो गया, +1, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0, तो 2 डिवाइड बाई 0 यानी इन्फिनिटी। तो दोनों केस में, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट के केस में मेरा कोई भी आउटपुट पर वेव नहीं पहुंच रही है ना। स्टैंडिंग वेव रेशियो इन्फिनिटी का क्या मतलब है, स्टैंडिंग वेव रेशियो इन्फिनिटी का मतलब है कि सारी वेव रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, और यही सेम चीज ओपन सर्किट के केस में है, यहाँ भी S की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब सारी वेव रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन
अगर आप मैच्ड लाइन के केस में देखो तो मेरा एस आ रहा है मिनिमम। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन मैच्ड लोड से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द इनपुट वेव इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, सारा का सारा पार्ट मेरा ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिशन लाइन मेरी मैच्ड है तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी पावर जो है वो ट्रांसफर हो गई लोड की तरफ। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस से वी विल स्टार्ट द स्टडी फॉर द एंटीना। क्योंकि यहाँ पर ये वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका क्या मतलब है? वेव रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब आगे कुछ नहीं जा रहा। अब रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब ये है कि वो इनपुट वाली वोल्टेज को जीरो कर रही है? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो फ्री स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रेडिएट हो रहा है। ठीक है, आउटपुट लोड पर कुछ नहीं पहुंच रहा, बट फ्री स्पेस में ये ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ वो बेसिकली रेडिएट हो रहा है और यहीं से रेडिएशंस को हम स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे वील डू सम न्यूमेरिकल्स और उसके बाद एक टॉपिक रह गया है स्मिथ चार्ट, तो उसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग स्मिथ चार्ट शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों।